Assalamu alaikum. Hope you all are good. I am your instructor Asma Zahir with the third lecture of the subject Introduction to Exceptionalities. In our third lecture, we will further discuss the intellectual developmental disabilities. In our last lecture, we have gone through from the definition, classification, assessment procedures to identify or diagnose the intellectual developmental disabilities. And in this lecture, we are going to discuss characteristics of children with intellectual disabilities. Characteristics. Intellectual disability is seldom time limited condition. Although some children with intellectual disabilities make tremendous advancement in adaptive skills, some to the point of functioning independently and no longer being served under any disability category. Most are affected throughout their lifespan. कहा यह जाता है कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के बच्चों के ये वेरी करते रहते हैं, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो एक टाइम लिमिटेड कंडीशन है। कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के बच्चे आप ऐसे देखेंगे जिनकी अडेप्टिव बिहेवियर स्किल्स बहुत अच्छी होंगी कि वो अपना हर काम इंडिपेंडेंटली कर रहे होंगे और आपको एक नज़र देखने में लगेगा ही नहीं कि ये इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। और कुछ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड इस तरह के होते हैं कि वो अपनी पूरे लाइफ स्पैन में सफ़र ही कर रहे होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को। हाउ स्टूडेंट्स विद माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड प्रोफाउंड कैटेगरीज डिफर। वी विल सी हाउ दे डिफर. Many children with mild disabilities are not identified until they enter school. जब तक वो स्कूल नहीं जाते हैं पता ही नहीं चलता है माइल्ड डिसेबिलिटीज़ के साथ जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ जो बच्चे होते हैं, जब तक वो स्कूल में इनरोलमेंट नहीं होती है तब तक मोस्टली पता ही नहीं चलता। और कई ऐसे होते हैं जिनका 2 to 3 लेवल क्लास लेवल में जाके जो है पता चलता है, क्योंकि वहाँ पर उनकी कोर्स डिमांड्स और कोर्स डिफ़िकल्टी को अपने एज ग्रुप के लिहाज से मीटअप नहीं कर पाते हैं। When more difficult academic work is required, most students with mild intellectual disabilities learn basic academic skills and vocational and daily living skills well enough to support themselves independently or semi-independently in the community. ये हम mild students की बात कर रहे हैं, ठीक, कि वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली और सेमी इंडिपेंडेंटली कम्युनिटी में लिव करने के और अपने लाइवलीहुड को मीट करने के काबिल हो जाते हैं। जब मॉडरेट की बात आती है, चिल्ड्रन विद मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज शो सिग्निफिकेंट डिलेज इन डेवलपमेंट ड्यूरिंग देयर प्री स्कूल ईयर्स. दे फेस प्रॉब्लम्स इन देयर प्री स्कूल ईयर्स. As they grow older, discrepancies in overall intellectual development and adaptive functionality generally grow wider between these children and their age-matched peers without disabilities. मतलब मॉडरेट जो कैटेगरी है इसमें बच्चे प्री स्कूल ईयर से ही आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाते हैं। वो अपने पीयर्स के साथ, अपने एज मेट के साथ जो है, मतलब उनकी फंक्शनिंग जो है उनके लिहाज से नहीं होती है, अडेप्टिव फंक्शनिंग भी और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग भी डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं, मतलब वेरी कर रही होते हैं। अच्छा जी, अगर स्वेयर और प्रोफाउंड कैटेगरीज को देखा जाए तो चिल्ड्रन विद स्वेयर और प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आर ऑलमोस्ट ऑलवेज आइडेंटिफाइड एट बर्थ और शॉर्टली आफ्टर बर्थ. इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो ज़्यादा जल्दी हो जाती है, ठीक है, बिफोर आफ्टर बर्थ और शॉर्टली आफ्टर बर्थ.
मतलब 1 ईयर तक 2 ईयर तक जो है ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज इन्फेंट्स हैव सिग्निफिकेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज एंड मैनी हैव एडिशनल डिसेबिलिटीज और हेल्थ कंडीशंस। अच्छा, अब देखें इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो स्वेयर और प्रोफाउंड कैटेगरीज के साथ होते हैं कि इन्हें हेल्थ कंडीशंस भी इनकी साथ होती हैं, एडिशनल डिसेबिलिटीज़ भी होती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके डैमेजेस भी इनको होते हैं। मतलब आपने देखे होंगे बच्चे मल्टीपल कैटेगरीज में भी जाते हैं। अच्छा जी, अब हम करेक्टरिस्टिक्स की जब फर्दर बात करते हैं तो हम करेक्टरिस्टिक्स को कुछ चीज़ों के हवाले से देखते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ बच्चे हैं उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो उनमें हम उनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग और लर्निंग लेवल्स को देख सकते हैं, उनकी एडेप्टिव बिहेवियर फंक्शनिंग को देख सकते हैं, उनके ओवरऑल बिहेवियर को देख सकते हैं, और उनके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी देख सकते हैं। अगर हम सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, तो कॉग्निटिव फंक्शनिंग के अगर करेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो कॉग्निटिव फंक्शनिंग के करेक्टरिस्टिक्स आपके सामने हैं। लर्निंग रेट, मेमोरी, अटेंशन, जनरलाइजेशन एंड मेंटेनेंस एंड मोटिवेशन। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक्स आ रही है वो है लर्निंग रेट। अच्छा, ये जो बच्चे हैं इनका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ जो बच्चे होते हैं इनका लर्निंग रेट जो है वो बड़ा स्लो होता है। लर्निंग रेट क्या है? द रेट एट विच चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एक्वायर न्यू नॉलेज एंड स्किल्स इज़ वेल बिलो डेट ऑफ चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज़। लर्निंग रेट जो है वो उनका उन बच्चों से कम होता है जो कि विदाउट डिसेबिलिटीज़ होते हैं, ठीक, किसी भी नॉलेज या स्किल को सीखने के लिए। A frequency used measure of learning rate is trials to criterion। मतलब एक किसी क्राइटेरिया को मीट करने के लिए वो कितने ट्रायल्स को अटेम्प्ट करने के बाद बच्चा इस काबिल हो रहा है कि वो आपका सेट किया हुआ गोल उस पर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आपने एक क्राइटेरियन बच्चे के लिए सेट कर दिया कि उसने जो है सीधी लाइन लगानी है पेंसिल को यूज़ करते हुए, या इससे भी पहले आपने ये क्राइटेरिया सेट कर दिया कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ जो बच्चा है इसने पेंसिल होल्ड करना आपने इसे सिखाना है। ठीक है, या आपने क्राइटेरिया उसके लिए सेट कर दिया, इसको कहेंगे ट्रायल्स टू क्राइटेरियन। ठीक, हम पहली लर्निंग रेट की बात कर रहे हैं, इसमें ट्रायल्स टू क्राइटेरियन। इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल यानी कि उसका एज ग्रुप का जो बच्चा है वो 2 to 3 ट्रायल्स में या हद 4 to 6 ट्रायल्स में वो पेंसिल होल्ड करना सीख जाएगा, जबकि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ बच्चा है उससे 20 to 30 या 40 ट्रायल्स भी लग सकते हैं सिर्फ पेंसिल को होल्ड करने के लिए। तो आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं दोनों की परफॉर्मेंस को, जो बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ है और जो नहीं है। ठीक, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ जो बच्चे होते हैं वो अपने पीयर्स के मुकाबले में ज़रा उनका लर्निंग रेट जो है वो कम होता है। ठीक, और उसकी वजह से जो है इनकी बाकी रिस्पॉन्सेज भी मैटर करते हैं। सो इंस्ट्रक्टर्स को ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रोवाइड करें रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। ठीक, आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। अगर आपने बच्चे से पूछा व्हाट इज़ योर नेम, he or she is unable to answer, then give him some time or clues. Okay, so it was the learning rate. Now comes to memory. Students with intellectual disabilities have difficulty remembering information. इंफॉर्मेशन रिमेंबर करने में बच्चों को मसला होता है कि वो इंफॉर्मेशन रिमेंबर नहीं कर पाते हैं। The more severe the cognitive impairment, the greater the memory problems. Students with intellectual disabilities have difficulty with working memory. वर्किंग मेमोरी क्या है? द एबिलिटी टू रिमेंबर वन थिंग वाइल परफॉर्मिंग अनदर टास्क। ठीक, ये आपकी वर्किंग मेमोरी है, जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं कि आप चीज़ों को जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, फ्यू सेकंड्स में रिकॉल करके आप रिस्पॉन्ड करते हैं। जबकि इन बच्चों की वर्किंग मेमोरी के साथ ही इशू होता है कि वो एट अ टाइम जो है अपने टास्क को, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, और इनको ज़्यादा टाइम लगता है अपने पीयर्स के मुकाबले में चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए। इसके बाद आ जाता है attention. Efficient learners attend to critical features of a task.
Students with intellectual disabilities are typically slower to attend to relevant features of a learning task than are students without disabilities, and instead may focus on distracting irrelevant stimuli. ठीक, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, अटेंशन नहीं दे पाते, जो आप उनसे रिक्वायर्ड टास्क करवाना चाह रहे होते हैं वो नहीं कर पाते। ठीक, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी अटेंशन स्पैन को मुतासर करती हैं, कि जो आप इनकी अटेंशन जो है वो कम होती है। हाँ, 2 to 3 सेकेंड्स होती हैं। अब अटेंशन की जो प्रॉब्लम है ना, वो और कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज जो है बच्चे में क्रिएट करती है। ठीक, अटेंशन प्रॉब्लम्स कंपाउंड एंड कंट्रीब्यूट टू अ स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टीज इन एक्वायरिंग, रिमेंबरिंग एंड जनरलाइजिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स। वो जनरलाइज नहीं कर सकते, रिमेंबर नहीं कर सकते हैं। ठीक, आपने बच्चे को सिखा दिया कि ग्लास में पानी कैसे डालना है जग से। ठीक है, आपने स्कूल में तो सिखा दिया, अब घर जाके अगर उसका जग जो है प्लास्टिक का होगा, कलर चेंज होगा, तो मे बी वो जनरलाइज ना कर सके और रिमेंबर ना कर सके कि हमने स्कूल में क्या किया था। ठीक, ओके, नाउ कम्स टू जनरलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। Without explicit instruction, children without disabilities often apply what they have learned in the classroom in other settings and continue to do so over time. In contrast, many students with disabilities, those with intellectual disabilities, fail to transfer or generalize newly learned knowledge and skills to settings or situations that differ from the conditions where they learned those skills. पहले वाली बात ही कि ये बच्चे फेल हो जाते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, जनरलाइज करने के लिए जो इन्होंने न्यू स्किल सीखी होती है, अगर सिचुएशन वेरी कर रही हो। मतलब अगर उन्होंने स्कूल में कलरिंग करना सीखी है या सीधी लाइन लगाना सीखी है और जिस कॉपी पे सीखी है, हो सकता है घर जाकर वो उसी कॉपी पे या उस घर के इन्वायरमेंट में वो सेम परफॉर्म ना कर सके जैसा कि उन्होंने स्कूल में परफॉर्म किया था। तो जनरलाइजेशन कैपेबिलिटीज़ जो हैं इन बच्चों की, या जनरलाइजेशन को मेंटेन करने की कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो बड़ी इम्पेयर्ड सी होती हैं। उसके बाद आ जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है कॉग्निटिव फंक्शनिंग और लर्निंग पे। Some students with intellectual disabilities exhibit an apparent lack of interest in learning or in problem-solving tasks. Some individuals with intellectual disabilities develop learned helplessness, which describe an individual's expectation of failure, regardless of his efforts, based on experiences of repeated failure. आपने सुना मैंने क्या कहा? सम इंडिविजुअल्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज डेवलप लर्नड हेल्पलेसनेस। मतलब वो सीख जाते हैं कि वो हेल्पलेस हैं। किस तरह से सीख जाते हैं? बार बार फेलियर को फेस करके। मीन्स उनको बार बार मोटिवेट करने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। जितनी दफ़ा उन्होंने फेलियर को फेस किया, उनको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था, इस वजह से उन्होंने लर्नड हेल्पलेसनेस का शिकार हो गए कि हाँ, हम तो ये कर ही नहीं सकते हैं। In an attempt to minimize or offset failure, the person may set extremely low expectation for himself and not appear to try very hard. Faced with the difficult task or problem, some individuals with intellectual disabilities quickly give up and turn to or wait for others to help them. Some of them required problem solving approach called outer directedness. ठीक, मतलब वो outer directedness की तरफ राग़िब होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरफ जाते हैं और दूसरों की तरफ से प्रोवाइड की गई मोटिवेशन को सेल्फ डिटर्मिनेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक, जिसे आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कह सकते हैं, कि खुद से ही आपने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो सेल्फ डिटर्मिन्ड हो, वो डिसाइड करे कि येस ही और शी कैन डू इट। उसके बाद आ जाता है अगली करेक्टरिस्टिक्स एडेप्टिव बिहेवियर की। पहले हमने कॉग्निटिव फंक्शनिंग और लर्निंग की करेक्टरिस्टिक्स देखी हैं, जिसमें आपने लर्निंग रेट को देखा है। लर्निंग रेट इन बच्चों का स्लो होता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं, अटेंशन प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफ़िकल्टी मेंटेनिंग एंड जनरलाइजिंग व्हाट दे हैव लर्नड एंड पुअर मोटिवेशन। ठीक, लर्निंग रेट स्लो होता है, पुअर मेमोरी होती है, पुअर अटेंशन होती है,
जनरलाइज और मेंटेन करने की प्रॉब्लम्स होती हैं, और मोटिवेशन का लेवल जो है वो इनका पुअर और वेरी डाउन होता है। अडेप्टिव बिहेवियर, अडेप्टिव बिहेवियर के करेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें तो इसमें हम सेल्फ केयर एंड डेली लिविंग स्किल्स को देखेंगे और सोशल रिलेशनशिप्स को देखेंगे। Most individuals with intellectual disabilities who require extensive supports must learn basic self-care skills such as dressing, eating, hygiene. डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का जो मेथड है वो इनको ईटिंग, ड्रेसिंग, हाइजीन सिखाने के लिए जो है वो बेस्ट समझा जाता है, ठीक। लेकिन इसके अलावा आप टास्क एनालिसिस, सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स और बहुत सी ऐसी मेथड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आप इस कोर्स में सब पढ़ेंगे फ़िलहाल। तो सेल्फ केयर और डेली लिविंग स्किल जो है इन बच्चों की इम्पेयर्ड होती हैं, ठीक। इसके बाद सोशल रिलेशनशिप ये मेंटेन नहीं कर पाते, सस्टेन नहीं कर पाते। कुछ कैटेगरीज जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, जबकि कुछ कैटेगरीज जो हैं वो इस तरह के होते हैं कि आप उनके पास नहीं खड़े हो सकते, आप वो आपको बार बार जो है इंटरप्ट करते हैं या आपको आई कांटेक्ट नहीं देते हैं। ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक, जो कि यूजुअली और अनयूजुअली इन लोगों के साथ हैपन होती रहती हैं। अच्छा जी, इसमें पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाती हैं कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती हैं जिसकी वजह से वो पर्सनल या सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं वो मेंटेन कर सकें लोगों के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे बिहेवियरल एक्सेसेस एंड चैलेंजिंग बिहेवियर की। जब हम बिहेवियरल एक्सेसेस पे बात करते हैं, students with intellectual disabilities are more likely to exhibit behavior problems than are children without disabilities. Although youth with mild or borderline intellectual disabilities exhibit more antisocial behavior than do adolescents without disabilities. ठीक, जो माइल्ड लेवल के बच्चे होते हैं इवन वो भी बहुत ज़्यादा अजीब सा और एंटी सोशल सा बिहेवियर जो है वो शो कर सकते हैं। इन जनरल द मोर सिवियर द इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट द हायर द इंसिडेंस एंड सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर। जितना जितना सिवियरिटी का लेवल बढ़ता जाएगा उतने ही इंसिडेंस और सिवियरिटी जो है प्रॉब्लम बिहेवियर की वो इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसके नतीजे में क्या होता है, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते ये बच्चे, सेल्फ कंट्रोल बड़ा लिमिटेड सा होता है, बिजार बिहेवियर्स होते हैं, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एग्रेशन, सेल्फ इंजरी, ठीक, ऐसे बिहेवियर्स ये शो करते हैं। इसके अलावा कुछ ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर्स भी होते हैं जो कि सेल्फ इंजूरियस होते हैं, या फिर पीका डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ईटिंग नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस सच एज स्ट्रिंग, हेयर, डर्ट, वट, ठीक। इन बच्चों में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि बिहेवियरल चैलेंजेस कहलाते हैं, और इनको मीट अप करना एजुकेटर्स की, पेरेंट्स की, प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उसके बाद आ जाते हैं पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। हमने बहुत सी चीज़ें या लिमिटेशंस को डिस्कस किया है, अब पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्या हैं जिनकी वजह से ये लोग जो हैं हम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक। पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स जो हैं ये हम लोगों ने इनमें पैदा करने हैं, ठीक। हमने अपनी इनकी लिमिटेशंस को दूर करना है, इनके डेफिसिट्स को दूर करना है, ठीक, और इनको समझाना है, इनको समझने की कोशिश करनी है, इनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना है, इनकी स्ट्रेंथ्स को रिकग्नाइज करना है, और फिर ही हम इनमें पॉजिटिवली काम करने का जज्बा जो है वो पैदा कर सकते हैं। ये थे जनाब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। अब हम प्रेवलेंस की तरफ जाएंगे कि प्रेवलेंस क्या है। पाकिस्तान में डिसेबिलिटी की प्रेवलेंस का क्या रेट है, ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर जो हमारा इंट्रोडक्शन टू एक्सेप्शनैलिटीज़ पे था उसमें बता चुकी हूँ। ये जो रेट है 2.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की रेशो है यूएस में, और वहाँ पे ये कहा जाता है कि ये 5th लार्जेस्ट डिसेबिलिटी है। अब हम कॉजेज़ या एटियोलॉजी की तरफ आएंगे कि
कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी को रेज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अच्छा, आप इस इमेज में देखें तो इसमें 4 तरह के रिस्क फैक्टर्स बताए हुए हैं, हमने डिस्कस किए हैं। पहला है बायोमेडिकल या बायोलॉजिकल, दूसरा है सोशल रिस्क फैक्टर्स, थर्ड है बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स एंड फोर्थ वन इज एजुकेशनल रिस्क फैक्टर्स। अच्छा, अब ये तमाम रिस्क फैक्टर्स चाहे वो बायोलॉजिकल हैं, सोशल है, बिहेवियरल है या एजुकेशनल है, इनके अकर होने की कुछ ना कुछ टाइमिंग है। फॉर एग्जाम्पल प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल। प्रीनेटल टाइमिंग क्या कहलाती है? अकरिंग बिफोर बर्थ, हैपन्स बिफोर बर्थ। ऐसे मामलात, ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस जो कि बिफोर बर्थ ही क्रिएट हो चुकी होती हैं, ये प्रीनेटल प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। पेरीनेटल, ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर बर्थ, एंड पोस्टनेटल, that is after birth, situations that happen or occur after birth. Each of these etiological factors can be classified further as biomedical or environmental. बायोमेडिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में सोशल, बिहेवियरल और एजुकेशनल फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक। अच्छा जी, पहले हम देखेंगे बायोमेडिकल फैक्टर्स को कि बायोमेडिकल फैक्टर्स क्या हैं। Researchers have identified specific biomedical causes for about 2/3 of individuals with more severe level of intellectual disabilities. अच्छा, अब आप इसमें देखें कि बायोमेडिकल, अगर हम प्रीनेटल कॉजेज़ की तरफ जाएं तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जो कि क्रोमोसोम की प्रॉब्लम्स की वजह से, क्रोमोसोम्स के डिसफंक्शंस की वजह से, क्रोमोसोम की डिवीजन की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। उसके बाद है सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, उसके बाद है सिंड्रोम्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, सेरिब्रल डिसजेनेसिस, मैटरनल इलनेसेस एंड पेरेंटल एज, ये बहुत मैटर करती है। अच्छा, अगर इसमें हम देखा जाए तो द टर्म सिंड्रोम रेफर्स टू अ नंबर ऑफ सिम्टम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अकर टुगेदर एंड प्रोवाइड द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ गिवन कंडीशन। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम एंड फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। These two are most common genetic causes of intellectual developmental disabilities. उसके बाद जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं बिकॉज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय impaired functioning, its etiology is whatever causes the impairment in functioning. Any risk factor which is low birth weight or Down syndrome causes intellectual disability only when it results in impaired functioning sufficient to meet the criteria for diagnosis. बच्चा डाउन सिंड्रोम है लेकिन वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के, या उसकी अडेप्टिव बिहेवियर इम्पेयर्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है। इस वजह से हम उसको लेबल नहीं करेंगे कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ है या नहीं है। ठीक। उसके बाद सोशल कॉजेज़ प्री नेटल के क्या आ जाते हैं? पोवर्टी आ जाती है, मैटरनल माल न्यूट्रिशन आ जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है, लैक ऑफ एक्सेस टू प्री नेटल केयर आ जाता है, माओ की केयर नहीं की जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, माओ को अच्छी खुराक नहीं दी जाती है, और पोवर्टी। उसके बाद बिहेवियरल प्री नेटल कॉजेज़ कौन कौन से हैं? ड्रग यूज़ है, अल्कोहल यूज़ है, स्मोकिंग है, इमेच्योरिटी है, जो कि अब तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है, इमेच्योर मैरिजेस। एजुकेशनल जो है उसमें प्री नेटल कॉग्निटिव डिसेबिलिटी विदाउट सपोर्ट आ जाता है, अगर पेरेंट्स भी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के साथ हो। लैक ऑफ प्रेपरेशन फॉर मदरहुड या पेरेंटहुड भी आ जाता है। ये तीनों सोशल, बिहेवियरल, एजुकेशनल, ये इन्वायरमेंटल कॉजेज़ भी हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो टाइमिंग है वो है पेरीनेटल, पेरीनेटल पीरियड की टाइमिंग। ठीक। अच्छा जी, अगर पेरीनेटल पीरियड को देखा जाए तो उसमें प्री मेच्योरिटी, बच्चा प्री मेच्योर पैदा हो गया, टाइम से पहले ही 9 मंथ का ड्यूरेशन जो होता है उससे पहले अगर पैदा हो गया,
तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। लाइक 6 to 7 मंथ्स है तो ज़ाहिर है डेवलपमेंट ही पूरी नहीं हुई है, ना ब्रेन की, ना बाकी बॉडी पार्ट्स की, ना लिम्स की, तो कहीं भी डिसेबिलिटी जो है वो फॉल कर सकती है। उसके बाद बर्थ इंजरीज ड्यूरिंग बर्थ जो है, अगर कोई इंजरी हो जाए बच्चे को तो वो इसमें मतलब जैसे सर अक्सर बच्चों का जो है वो दबाव की वजह से डैमेज हो जाता है, कोई हिस्सा सर का डैमेज हो गया है तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को मतलब दावत देता है। न्यूनेटल डिसऑर्डर्स हैं, और इसके अलावा सोशल फैक्टर्स में लैक ऑफ एक्सेस टू बर्थ केयर है। बर्थ केयर का इन्वायरमेंट अगर ठीक ना हो, ऑक्सीजन प्रॉपर ना हो, कम हो, ज़्यादा हो। उसके बाद बिहेवियरल फैक्टर्स हैं, पेरेंटल रिजेक्शन ऑफ केयर टेकिंग, पेरेंटल अबंडमेंट ऑफ चाइल्ड। कुछ वालदेन जो है पैदा होते साथ अपने बच्चों को फेंक जाते हैं या लेते ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ठीक, तो इसकी वजह से भी ये भी कॉजेज़ होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को मर्ज करने के लिए या रेस करने के लिए। एजुकेशनल फैक्टर्स क्या हैं, लैक ऑफ मेडिकल रेफरल फॉर इंटरवेंशन सर्विसेज एट डिस्चार्ज। बच्चा पैदा हो भी गया अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ या उसके कुछ फीचर्स आपको ऐसे लग रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, तो मेडिकल रेफरल ही नहीं किया गया है कि उसकी इंटरवेंशन स्टार्ट की जाए। हॉस्पिटल ने कोई मेडिकल रेफरल नहीं भेजा मज़ीद फर्दर। ठीक, यानी कि लेबर डिपार्टमेंट से आपने न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट तक या न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही होता है या चाइल्ड स्पेशलिस्ट का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ तक अगर आपने एजुकेशनल यानी कि एजुकेशन की कमी की वजह से ऐसा हुआ ना कि उन्होंने रेफरल नहीं भेजा, बच्चे को पैदा कर दिया और बस घर भेज दिया, उन्होंने देखा नहीं कि बच्चा जो है आइडेंटिफाई हो रहा है कि उसको कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है, उसको कोई सिंड्रोम है, उसको कोई लिम्ब अफेक्टेड है या उसकी कोई इंजरी हो गई है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं पोस्ट नेटल कॉजेज़। पोस्ट नेटल कॉजेज़ में ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी आ जाता है, मॉल न्यूट्रिशन आ जाता है, और इस तरह के और ये 2-3 कॉजेज़ जो हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक, इसके बाद सोशल कॉजेज़ में देखा जाए तो इम्पेयर्ड चाइल्ड केयर गिवर आ जाता है, लैक ऑफ एडिक्वेट स्टिमुलेशन आ जाता है, फैमिली की पुअरिटी है, इंस्टीट्यूट कौन सा है, बच्चा रह कहाँ रहा है, कोई इलनेस वगैरह, बिहेवियरल चाइल्ड अब्यूज़, निगलेक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इनएडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स है, सोशल डेप्रिवेशन है, और डिफ़िकल्ट चाइल्ड बिहेवियर्स हैं। मींस बच्चा, आपने देखा कि डिसेबिलिटी की जो डेफिनेशन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, उसमें ये कहा गया कि डिसेबिलिटी ओरिजिनेट बिफोर एज 18। तो ये जो पोस्ट नेटल फैक्टर्स हैं ना, ये 18 एज तक कहीं भी हो सकते हैं। लाइक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी किसी भी एज में हो सकती है। ठीक, माल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चा किसी भी एज में जो है वो डिसेबिलिटी का शिकार हो सकता है या उस पर डिसेबिलिटी का अटैक आ सकता है। एजुकेशनल क्या है, impaired parenting, delayed diagnosis, inadequate early intervention services, inadequate special education services और inadequate family support। इन तमाम रीजंस की वजह से डिसेबिलिटी जो है, इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटीज़ हैं, ये ज़्यादा इनकी रेशो बढ़ सकती है। ठीक, ये तमाम थे कॉजेस। उसके बाद हम आते हैं प्रिवेंशन की तरफ कि प्रिवेंशन क्या है। डिसेबिलिटी तो हो गई, इसको प्रिवेंट कैसे करना है हमने। मेडिकल एडवांसेस हेल्प रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज caused by some of the non biological factors। मीन जो सोशल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ना, इनकी वजह से जो डिसेबिलिटी ओरिजिनेट होती है वो तो उनको अभी तक कंट्रोल नहीं किया गया, लेकिन मेडिकल साइंसेज ने जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से डिसेबिलिटी होती है उसे किसी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी पेरेंट्स के, केयर गिवर्स के, टीचर्स के, हमारे इंस्टीट्यूट्स के हाथ में होते हैं कि वो किस हद तक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं कि डिसेबिलिटी अगर ओरिजिनेट हो गई है या नहीं भी हुई है तो ओरिजिनेट होने से प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का काम है। और इसके अलावा अगर बायोमेडिकल फील्ड के हवाले से देखें तो रूबेला है, ये एक वैक्सीन तैयार की गई। जर्मन मीज़ल्स ये था रूबेला। मीज़ल्स का प्रॉब्लम था, मदर्स को हुआ, कुछ मदर्स को ठीक है, फिर उन्हें वैक्सीन जो रूबेला की थी
वो जब वैक्सीनेशन उनको की गई ना रुबेला की बीमारी से उनकी जान छुड़ाने के लिए, मीजल्स जिस जर्मन मीजल्स कहते हैं, ये बुखार टाइप होता है, उससे जान छुड़ाने के लिए जब उनकी वैक्सीनेशन की गई, तो उस वैक्सीनेशन के असर की वजह से कुछ बच्चे जो हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के, वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पैदा हुए। ठीक, तो अगर रुबेला हो जाए और मदर ऐसी कंडीशन में हो तो वो भी अफेक्ट करती है। इसके अलावा नॉन इन्वेजिव स्क्रीनिंग, ऐसी स्क्रीनिंग जो कि नुकसानदेह ना हो या नज़र ना आ रही हो, जैसे अल्ट्रासाउंड्स होती हैं, सीरम स्क्रीनिंग होती है। ठीक, इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं कुछ, जैसे एमनियोसेंटिसिस है, जो कि ब्लड का ही सैंपल लेकर थर्ड सेकेंड ट्राई सेमेस्टर में फीटल के कुछ सेल्स लेकर जो है, कुछ फ्लूइड लेकर जो है, ये टेस्ट किया जाता है कि आया कोई डिसेबिलिटी है तो नहीं। ठीक है, और डिसेबिलिटी है तो उससे कैसे निपटना है। क्रॉनिक विली सैम्पलिंग भी है, ये भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट ही है। उसके अलावा जेनेटिक काउंसलिंग है, जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सकती है, जो कि ट्रेंड मेडिकल काउंसलर जो है पेरेंट्स को प्रोवाइड करता है कि वो फर्दर डिसेबिलिटी के रिस्क को, अगर एक बच्चा पैदा हो भी गया है डिसेबिलिटीज़ के साथ, तो दूसरे को वो ना पैदा करें, या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं एज अ फैमिली। जैसे कज़न मैरिजेस कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये जेनेटिक काउंसलिंग ही है कि आप काउंसलिंग करें। ठीक, कज़न मैरिजेस जैसे हमारे रूरल एरियाज़ में कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और इसकी वजह से डिसेबिलिटी रेट जो है अर्बन एरियाज़ का कम है और वहाँ का ज़्यादा है। ठीक, कज़न मैरिजेस की वजह से, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, वो एक ही बस लाइन में लगे हुए हैं और अपनी फैमिली से बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और डिसेबिलिटीज़ का बार लगाया हुआ है। उसके बाद है न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट। न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं कुछ, जो कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है यूरिन ब्लड या प्लाज्मा के ज़रिए जो है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे फिनाइलकेटोनुरिया है, ठीक है, इस तरह के डिसऑर्डर्स को पहले से जांच लिया जाता है कि है या नहीं है, और अगर है तो किस तरह से, कौन सी, जैसे फिनाइलकेटोनुरिया की रिस्ट्रिक्टेड डाइट है वो यूज़ की जाती है, ताकि प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा ना बढ़ें। ठीक, अब हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूड करने के लिए डिस्कशन हम अपने जूम सेशन में करेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ जल्दी ऑनलाइन आऊँगी। और कंक्लूड करने के लिए मैं ये कहूँगी कि आज हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की थर्ड लेक्चर में करेक्टरिस्टिक्स देखी हैं, उसकी प्रेवलेंस देखी है, एटियोलॉजी देखी है, कॉजेज़ देखे हैं, प्री नेटल, पेरीनेटल, पोस्ट नेटल, और इसके बाद प्रिवेंशन देखिए कि हम किस तरह से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप करेक्टरिस्टिक्स को, प्रेवलेंस को, एटियोलॉजी, कॉजेज़ और प्रिवेंशन को अच्छे तरीके से गो थ्रू हों इन सारी चीज़ों से, ताकि हम फर्दर जो है अपने एजुकेशनल कंसिड्रेशंस जो हैं उन पे आएँ, जो असल हमारा काम है। ठीक है, जो आप लोगों का काम है, जिसके लिए आप लोगों को ट्रेन किया जा रहा है कि आपने इन बच्चों की एजुकेशन में क्या रोल प्ले करना है, या आपका काम कहाँ से स्टार्ट होता है, एजुकेशनल अप्रोचेस क्या हैं इन बच्चों के लिए। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच, वी विल मीट शॉर्टली इन आवर जूम सेशन। अल्लाह हाफिज़।